Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel, MTS Tutors. My dear friends, today I will explain rearing livestock. Rearing livestock means जो पशुपालन होता है, जो जंतु होते हैं, ऐसे एनिमल जिनका हम क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, है ना, जिनको हम अपने घर में यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। देखिए पेट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, डॉग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कैट की बात नहीं कर रहा, रैबिट रैट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे एनिमल्स को मैं बात कर रहा हूँ जो आपका जो पशुपालन होता है, जैसे कैटल हो गए, कैटल का मतलब काऊ, बफेलो, सीप, है ना, गोट एंड पिग्स की बात करता हूँ मैं। तो मैं इन सब की बात कर रहा हूँ जो एक व्यापार होता है, एक प्रकार का जो लिवस्टॉक होता है, जो जंतुओं का जो एक प्रकार से एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसमें लोग पशुपालन करते हैं, तो उनसे मिल्क लेते हैं। मिल्क का उपयोग करने के बाद बहुत सारी जो मटेरियल हो, जैसे बटर हो गया, कर्ड हो गया, है ना, या अदर कुछ जो यूज करते हैं, है ना, जो मटेरियल बनाते हैं, जो चीज़ें यूज की जाती हैं, हम लोग अपने घरेलू उपयोग में यूज करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो ऊल होते हैं ना, कुछ जो हेयर होते हैं, उन हेयर का उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। जैसे पश्मीना बकरी होती है ना, अभी आपने नाम सुना होगा कि पश्मीना एक प्रकार की जो है पश्मीना साल आती है। तो पश्मीना अभी तक आपको पता रहता होगा, शायद आप जानते रहे हों कि पश्मीना भेड़ होती है, लेकिन पश्मीना भेड़ नहीं है बेटा। पश्मीना एक प्रकार की बकरी है जो कश्मीर रीजन में पाई जाती है ना। उसके ऊन जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, उमदा क्वालिटी के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। और सिर्फ आप जान ही रहे हैं, भेड़ बकरियाँ, है ना, भेड़ जो होती हैं सिर्फ, है ना, इनका भी उपयोग हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो इनकी मांस के लिए उपयोग करते हैं, मीट के लिए, और सेकेंडरी इनके हेयर के लिए। हेन का उपयोग, है ना, हेन का मतलब समझते हैं ना, मुर्गियाँ, अंडे के लिए भी यूज किया जाता है। और किसके लिए यूज करते हैं? चिकन, अंडे भी निकलते हैं, और अंडे की वजह उसमें चूजे निकलते हैं, तो चिकन का उपयोग किया जाता है ना। तो यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे एग्रीकल्चर जो पशुपालन से, पशुओं से रिलेटेड है, उनको हम लिवस्टॉक कहा जाता है। और मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया भी था कि जो एग्रीकल्चर है ये क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। पहले हम लोग खेती कैसे करते थे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कैसे हम खेती को हमने आज के हिसाब से यानी साइंटिफिक तरीके से मॉडर्नाइजेशन करके, है ना, उसमें कैसे हमने बदलाव किए, चेंजेस किए। पहले क्या होता था कि जो पैदावार होती थी क्रॉप्स की, जो ग्रेन होते थे, अनाज होती थी, इनकी जो पैदावार होती थी, है ना, उपज होती थी, बहुत ही कम होती थी। मीन्स इतनी होती थी कि बामुश्किल घर का खर्च चल पाता था। और आज इतना ज़्यादा है कि इंसान अपनी यूज करने के बाद चीज़ों को सेल कर देता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था रिवीजन क्लासेस में कि फूड दो प्रकार की होती हैं, कैश क्रॉप होता है ना, और कौन सा होता है, कैश क्रॉप और फूड क्रॉप होता है। फूड क्रॉप में भी मैंने आपको बताया था कि इनका उपयोग व्यक्ति पहले अपनी फूड के लिए करता है, जब चीज़ें बच जाती हैं तो उसको सेल कर देता है। लेकिन जो कैश क्रॉप होती हैं, इनका उपयोग व्यक्ति ज़्यादातर कैश के लिए यानी सेल करने के लिए करता है ना। जैसे शुगर केन हो गया, मैंने आपको बताया था, शुगर केन हो गया, कॉफ़ी, टी, नारियल, यानी ये सब चीज़ें, है ना, तम्बाकू, टोबैको को तम्बाकू कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ये उपयोग किए जाते हैं, इनका पैदावार, इनकी जो खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, वो सिर्फ मनी के लिए, पैसे के लिए। खेत का उपयोग हम करते हैं और पैसा मिलेगा, हमारा घर का खर्च चलेगा, हमारी जो लागत है, जो उपज की लागत है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है, चार्ज है, जो हमने उसमें जो है इरीगेशन में, जो हमने पेस्टिसाइड्स में, जो उसमें हमने फर्टिलाइजर में, यानी जितना हमने उसमें स्पेंड किया होता है, जितना हमने खर्च किया होता है, वो सब पूरी लागत निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हमारी इनकम होती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस चैप्टर, है ना, यानी जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा। आज हम आपको थोड़ा सा और आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। देखिए मैंने थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर में देख लेता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बात समझ आ रही? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
या फिर इसको आप हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं, इसको हम फार्मिंग भी कह सकते हैं, है ना, फार्मिंग भी कहा जा सकता है। तो देखिए फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्म हाउस होते हैं ना बड़े बड़े, आपने सुना होगा फार्म हाउस, बड़े बड़े एक्टर्स के, बड़े बड़े जो किसान होते हैं फार्म हाउस होता है। बहरहाल हमारे यहाँ इंडिया में जो खेत की जो जोत होती है, जोत मतलब जिसको हम कहते हैं एरिया, हमारे यहाँ खेतों का जो एरिया है वो छोटा होता है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं, देखिए हमारे यहाँ, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैंने इंटरप्ट करना चाहूँ, मैंने अपनी बात को थोड़ा सा स्टॉप किया। मैंने ये कहा कि आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ खेतों का एरिया, यानी जो खेत होते हैं, जो लैंड होते हैं, है ना, इनका एरिया छोटा क्यों होता है? देखिए हमारे यहाँ जो एरिया होता है, वो एरिया यानी जो ये एरिया होता है ना, ये छोटा क्यों होता है, स्मॉल क्यों है? और जो क्यों है, क्यों है भाई स्मॉल क्यों है? देखिए उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि सबसे बड़ी बात होती है पॉपुलेशन, सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन। सबसे बड़ा मेन पॉइंट है पॉपुलेशन। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, और क्योंकि हमारे यहाँ आज भी कम से कम 65% जो लोग हैं वो कहाँ काम करते हैं, लैंड में, यानी अगर देखा जाए तो खेतों में काम करते हैं 65% लोग। और हमारे यहाँ ज़मीन होना, देखिए पॉइंट नोट करिए, हमारे यहाँ ज़मीन होना स्टेटस का सिंबल माना जाता है ना, सिंबल ऑफ स्टेटस। अगर मान जिसके पास जितनी ज़्यादा जमीन होगी वही क्या होगा, सिंबल होगा, है ना। सिंबल है स्टेटस का कि जमीन जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आप अच्छे धनाढ़, उतने ज़्यादा आप जो है गणमान्य, है ना, व्यक्ति माने जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा होती जा रही, यानी पहले प्राचीन काल में क्या होता था, लोगों के पास खेत ज़्यादा होते थे तो फैमिली बढ़ती गई, फैमिली बढ़ी तो खेतों का डिवाइडेशन हो गया, खेतों का डिवाइडेशन हो गया दो पार्ट में। मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ जमीन थी, अगर उसको जो हमने उसके दो बच्चे हुए, उसने डिवाइडेशन कर दिया, 50-50 हो गए। अब दोनों के अगर मान लीजिए एक हुआ तो चलो 50-50 है, लेकिन अगर दोनों के फिर दो बच्चे हो गए, दो लड़के हो गए, तो पता चलता है उसका 25-25 हो जाएगा। तो डिवाइडेशन होने की वजह से खेतों का क्षेत्रफल, खेतों का एरिया छोटा होता चला जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्री में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से एरिया ज़्यादा है। जैसे अभी मैं बात करूँ, मैंने आपको एक बार बताया था कि इंडिया का जो, अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है, और ये हो गया एरिया के मामले में। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2nd नंबर पे आता है, और आपको पता है 7वें नंबर पे आता है। लेकिन हमारे पास जो लैंड वाला इलाका पूरे विश्व का 100% में, सिर्फ अगर देखा जाए 100% है तो 2.4% हमारे पास जमीन है। अब पॉपुलेशन अगर 100% है तो हमारे पास 16% है। बताइए, हमारे पास 16.7% पॉपुलेशन है। आप सोचिए, हमारे पास 16.7 पॉपुलेशन है। अगर ये तो सेंसस 2011 का है डेटा, है ना, सेंसस 2011 का डेटा है। अगर हम 2021 का डेटा मानकर चलेंगे, अभी जो आने वाला है, तो उसमें पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। तो कहने वाला आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया में एरिया 2.4 है, पूरे विश्व का 2.4% एरिया कवर करता है, लेकिन पॉपुलेशन 16% रहती है। अमेरिका की मैं बात करूं, या जो है हम रसिया की बात करूं, तो रसिया में जो है वो अकेले 100% में अगर देखा जाए, अगर रसिया की बात करूँ 100% में से, तो कम से कम वो अकेले आधा यूज करता है। ठीक है, आधा यूज कर लेता है। सबसे ज़्यादा कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री वही माना जाता है। लेकिन अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए वो आधा ले जा रहा है, आधा अगर 50% नहीं ले जाता है, वो लगभग 20% करीब ले जाता है। ठीक है, 20% करीब ले जा रहा है। अब पॉपुलेशन कितना जा रहा है, पॉपुलेशन में सिर्फ 5%। सोचिए, पॉपुलेशन में 5% और एरिया में लगभग 20% जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमें
20.4% हमें एरिया में मिल रहा है, हम 16.7% हम पॉपुलेशन में गेन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट डालता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से खेतों का क्षेत्रफल घट जाता है। सबको नीड है रहने की, सबको नीड है खेती करने की, सबको नीड है एजुकेशन की, जॉब की, खाने के लिए, है ना। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ क्या होता है कि लोग कंबाइंड फैमिली के, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे वर्कर नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग मिल करके आपस में, है ना, बहुत सारे लोग मिल करके आपस में कैसी खेती करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग मिल करके आपस में वहाँ पर खेती करते हैं। अब वो खेती करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 2-4 एरिया में या 2 और 4 या 10, है ना, एरिया में गेहूँ उगाएंगे, यानी वीट उगाएंगे, राइस उगाएंगे। पता चलता है कि 100 एकड़ में से ज़्यादा 200 एकड़, 500 एकड़ या फिर 1000 एकड़ में करीब करीब आपको गेहूँ के प्लाट ही दिखाई पड़ेंगे। गेहूँ का एरिया है तो गेहूँ का, वीट का एरिया तो वीट का, अगर मिर्च का एरिया है तो मिर्च का। मीन्स कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको कि वहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग भी होती है, इंडिविजुअल भी होती है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पर वर्कर कम होते हैं। इस वजह से सब लोग मिलकर के कंबाइंड फार्मिंग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी अपनी नीड है। कोई शुगर केन उगा रहा है, कोई वीट उगा रहा है, कोई ग्राम उगा रहा है, कोई अरहर यानी उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है ना। सबकी अपनी अपनी नीड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एरिया भी बटे हुए हैं। मैंने आपको बताया था, अगर कोस्टल एरिया की मैं बात करूँ, अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूँ तो इन सारे कोस्टल एरियाज में यहाँ पे जो है आपको राइस मिल जाएगा, है ना, राइस मिल जाएगा। लेकिन जो आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट हैं जहाँ पे गर्मी, यहाँ पे वीट, है ना। अगर मैं राजस्थान की बात कर लूँ जहाँ पे जो है मोटे अनाज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ज्वार होता है, बाजरा, है ना। उसके बाद ज्वार बाजरा हो गया, मस्टर्ड, बात समझ आ रही है। जो कोस्टल वाले एरिया में यहाँ पे नारियल यानी कोकोनट। अगर यहाँ पे हिली एरियाज हैं तो हिली एरियाज में टी, कॉफ़ी, है ना, कहीं कहीं कोको, रबर, बात समझ रहे। यानी इस प्रकार कोस्टल एरिया में क्या होता है, फिशिंग भी होता है, फिशिंग भी होती है, मछली पालन भी होता है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, कहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, कहाँ पर कैसी बारिश हो रही है, उसके आधार पर भी जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर किया जाता है। और हमारे यहाँ क्या चलता है, क्रॉप साइकिल चलती है। क्रॉप साइकिल इसको कहते हैं फसल चक्र। फसल चक्र अगर आप अपने घर में अपने पापा से, मतलब फादर से, मदर से या ग्रैंडफादर, जो भी आपके घर में खेती करता है, अगर उससे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे क्रॉप साइकिल क्या होती है। क्रॉप साइकिल का मतलब होता है कि एक ही समय पर, एक ही खेत में, एक ही समय पर, जैसे आपने कोई क्रॉप बोई और जब सीजन चेंज होता है तो उसी खेत में कोई दूसरी क्रॉप बो दी जाती है, कोई दूसरा क्रॉप उगा दिया जाता है। सेम वही क्रॉप नहीं उगाई जाती। जैसे सपोज करिए कि अभी धान की रोपाई हो गई थी, धान की कटाई चल रही है ना, धान कट जाएगा तो उसी खेत में उसका जो कल्टीवेट करके, उसकी जुताई करके, प्लफिंग करके, फिर सीडिंग, कैसे सीडिंग करेंगे, या तो उसमें मस्टर्ड उगाया जाएगा, या तो उसमें गेहूं उगा दिया जाएगा, या तो उसमें चना उगा दिया जाएगा, हो सकता है पोटैटो भी डाल दिया जाए, लेकिन वो खेत खाली नहीं पड़ा रहेगा। बात समझ आ रही। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि कुछ जो फसल होती हैं, कुछ फसलों की जो रूट्स होती हैं वो ऊपरी लेयर पर होती हैं, अर्थ की ऊपरी लेयर पर होती हैं, और कुछ की रूट्स गहराई में जाती हैं। बात समझ आ रही। जैसे धान की वो ऊपरी लेयर पे होती है, तो ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह होता है, इसको भी यूज कर लेता है, खत्म कर देता है। अब आप पता चला एक ही खेत में लगातार कंटिन्यू आप राइस ही उगाते रहेंगे, धान ही उगाते रहेंगे, तो वो खेत बंजर हो जाएगा, यानी मरुस्थलीकरण हो जाएगा उसका, यानी डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा,
डेजर्ट में चेंज हो जाएगा, उसकी जो उर्वरा शक्ति होगी, फर्टिलाइजर जो पावर होती है उसकी फर्टिलाइजिंग पावर, वो फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर हम उसी खेत में, हमने अगर उसी खेत में कोई दाल उगा दी, दाल समझते हैं, जैसे वो मटर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, या कोई अरहर की, है ना, फसल हो गई, अगर उसको हम उगाते हैं उसमें, तो इससे क्या होता है, उस खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि जो दालें होती हैं, दालों की रूट में राइजोबियम पाया जाता है। जैसे अरहर है, अरहर में राइजोबियम पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोबैक्टर भी होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं कि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब नाइट्रोजन का मतलब आपको पता है आपको कि अगर एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो कम से कम आपका 78% आपका 78% नाइट्रोजन है, और 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है, और 1% आपकी अदर गैसें हैं। तो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो करते क्या है कि वो अमाउंट जो है डायरेक्ट ले लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से, क्लाइमेट आपका एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और खेत की यानी जो प्लांट की जो रूट होती है उसमें उसको स्टोर कर लेते हैं। अब जब फसल पक जाती है तो आप ऊपर से फसल को कट कर लेते हैं, उसके स्टेम को कट कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो रूट्स रह जाती हैं वो जमीन में रह जाती हैं। कुछ समय बाद रूट्स क्या होती हैं, वो उसी खेत में पड़े पड़े सड़ जाती हैं, और जब वो सड़ जाती हैं तो उसकी रूट्स में जो नाइट्रोजन रहते हैं वो ऊपरी लेयर में फिर क्या हो जाते हैं, जो खत्म हुआ रहता है लेयर या नाइट्रोजन का जो पार्ट फिनिश हुआ रहता है वो फिर से जो है अवेलेबल हो जाता है, और इस प्रकार जो बैलेंस है नाइट्रोजन का वो बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फसल चक्र होता है, जो ये फूड साइकिल होता है, यानी जो क्रॉप साइकिल होता है, ये अपनाना बहुत जरूरी है। इसका यूज करना, इसका यूटिलाइज करना, इसको अपने खेतों में जो है उपयोग करना बहुत ही जरूरी है, अगर अपनी खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाना है तो। दूसरी बात मैंने आपको भी बताया कि हमें जो है खेतों में जब फसल चक्र यूज करना है तो हमें उसी के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, हमें उसी के साथ ही फर्टिलाइजर को भी उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा, जो है फर्टिलाइजर ज़्यादातर केमिकल वाले आते हैं, लेकिन अब जो है कुछ फर्टिलाइजर ऐसे आने लगे हैं जो जैविक होते हैं, यानी ऑर्गेनिक होते हैं, यानी उसमें केमिकल का उपयोग ना के बराबर होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, लेकिन हमारी क्रॉप के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेटर है वो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा, फॉरेन कंट्री में क्यों, हमारी अपनी ही कंट्री में ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करें, ऑर्गेनिक चीज़ों का हम अपने फूड में, उसको जो है खाने में, अपने भोजन में इस्तेमाल करें। ये पॉइंट हो गया आपका थोड़ा सा। और मैंने आपको बताया था रेयरिंग कैटल की बात मैंने की है ना, रेयरिंग जो है आपका, रेयरिंग लिव स्टॉक की बात मैंने की आपसे। जैसे रेयरिंग है, रेयरिंग है बेटा, रेयरिंग स्टॉक, रेयरिंग लिव स्टॉक की मैंने बात की। फिर रेयरिंग लिव स्टॉक में क्या होता है बेटा कि लिव स्टॉक मीन्स होता है एनिमल्स, है ना। लिव स्टॉक मतलब मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, एनिमल्स, है ना। अब एनिमल्स का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है जंगली जानवरों की बात कर लें, लिव स्टॉक का मतलब ये नहीं हुआ, क्योंकि कोई शेर को तो अपने घर में पालेगा नहीं, कोई तेंदुओं को लेकर आएगा नहीं, लॉयन को, टाइगर को, एलिफेंट को, इसको तो कोई लाएगा नहीं, है ना। देखिए पॉइंट क्या है, लिव स्टॉक मीन्स द एनिमल दैट आर केप्ट ऑन ए फार्म, ऑन ए फार्म, यानी कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम फार्म में रखते हैं, यानी फार्म हाउस बनाते हैं, है ना, केप्ट फार्म हाउस।
कैप्टिन एनिमल्स, कैप्टिन है फार्म हाउस, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जंगली जानवरों की बात मत करिएगा, इसमें जो है आप कुत्तों, इन जो डॉग्स होते हैं, कैट होते हैं, इनकी भी बात नहीं करेंगे, यानी जिनका हम फार्म हाउस बनाते हैं। अब फार्म हाउस किसका बनता है? बफेलो का बनेगा, काऊ का बनेगा, गोट का बनेगा, सिप का बनेगा, कैमल का बनेगा, है ना, जिनसे हम जो है उनके जैसे मिल्क का उपयोग हमें करना हुआ मिल्क का उपयोग कर लेंगे, उनके हम ऊल यानी हेयर का उपयोग करना हुआ तो हेयर का उपयोग कर सकते हैं, उनकी हम मांस यानी मीट का उपयोग करना चाहें तो मांस यानी मीट का उपयोग कर सकते हैं, उनके जो बच्चे होते थे चिकन का, है ना, मुर्गी का जो बच्चा है उसको चिकन कहा जाता है, चिकन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं कैप्टिन फॉर्म, उन्हीं को लिव स्टॉक आ जाता है। लिव स्टॉक का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, इनको हम जानवर कहते हैं, जंतु कहते हैं। होता क्या है कि इन इंडिया द मेन एनिमल केप्ट ऑन फार्म आर काउज, बफेलो, गोट, सीप एंड पिग्स। भारत में ज़्यादातर कौन कौन से फार्म हाउस में एनिमल रखे जाते हैं? भारत में इन इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया में क्या होता है? काऊ, है ना, गोट, पिग्स, है ना, हैन, शीप होती है ना, बफेलो, है ना, बफेलोज, है ना। यानी इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में अगर देखा जाए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की अगर मैं संदर्भ में बात करूँ, है ना, इन इंडिया में अगर मैं बात करूँ, है ना, फार्म हाउस की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें क्या होता है? काऊ होता है, गोट, पिग्स, हैन भी, है ना, बफेलो। अगर हम हैन को हटा भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनिमल्स में आते हैं ये। और जो हैन होता है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है, किसमें आता है? वो बर्ड में आ जाती है ना, लेकिन उपयोग उसका भी किया जाता है, खेती इसकी भी की जाती है ना। तो इस प्रकार ये ज़्यादातर भारत में किए जाते हैं। फॉरेन कंट्री में अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन में भी इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अमेरिका में पिग्स का उपयोग किया जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सीप का उपयोग किया जाता है ना। डेनमार्क में काऊ का उपयोग, अब डेनमार्क में किसके लिए? डेनमार्क में जो है काऊ का उपयोग दूध के लिए किया जाता है ना। पिग का उपयोग अमेरिका में जो है मांस के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मांस और जो है सीप का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में मांस और उसके साथ साथ उसके हेयर यानी ऊल के लिए किया जाता है। बफेलो का उपयोग भी दूध और मांस के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब अपनी भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जैसा, है ना, जहाँ जैसी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब इंडिया में काऊ का तो मांस करते नहीं है यूज, लेकिन इसके मिल्क का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सीप, बफेलो का भी मांस यूज किया जाता है, सीप का भी मांस उपयोग किया जाता है, गोट, पिग्स, काऊ का भी कहीं कहीं इसको कट कर देते हैं, मार देते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर काऊ का थोड़ा सा धार्मिक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन बट अदर कंट्री में, है ना, इसको बीफ के नाम से इसके मांस को बेचा जाता है, सेल किया जाता है। बहरहाल ये अलग पॉइंट है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहेंगे। प्लीज़ अगर आपको कभी जानकारी करनी हुई तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ना दे करके फिजिकल क्लास में मैं इस पर कभी भी आपको एक लेक्चर, अगर आप कभी चाहते हैं काऊ पर, तो मैं आपको काऊ पर एक वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, जान जाइएगा कि काऊ हमारे लिए कितना ज़्यादा एडवांटेज है ना। बहरहाल हम अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं, हम अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं बेटा। तो काऊ एंड बफेलो आर केप्ट इन देयर मिल्क, है ना। काऊ और बफेलो को हमने अभी बताया, वो काऊ और बफेलो का उपयोग हम लोग मिल्क के लिए करते हैं। गोट का उपयोग हम लोग जो है उसके मांस के लिए करते हैं। पिग्स का उपयोग मांस के लिए करते हैं। सीप का उपयोग उसके मांस और हेयर दोनों के लिए करते हैं। इंडिया इज द टॉप मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि इंडिया जो है ये मिल्क में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, है ना। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड किसका? किसका प्रोड्यूसर? मिल्क, है ना। तो देखा जाए तो इंडिया टॉप मोस्ट
मिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, है ना। इंडिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में दूध का उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। सबसे ज़्यादा दूध यहाँ उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और अदर एनिमल्स आर केप्ट फॉर देयर मीट, देयर आल्सो लार्ज पोल्ट्री फार्म विच सप्लाई चिकन एंड एग्स टू द मार्केट। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ बेटा कि फार्मिंग प्रोवाइड्स एन ऑक्यूपेशन टू मिलियन ऑफ इंडियन, सप्लाई फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इतनी सी बात थी बेटा। तो आज का चैप्टर हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए।